हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा में कल हमने पढ़ा था अब अभिप्रेरणा के चक्र। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। अभिप्रेरणा के चक्र से मिलते जुलते ही एक क्वेश्चन आता है कि अब प्रेरित व्यवहार के लक्षण या प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाऊंगी क्या होते हैं, तो आप उसको देख लीजिए। प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण। ठीक, जब व्यक्ति प्रेरित होता है तो उस समय प्रेरित जो व्यक्ति होता है उस प्रेरित व्यक्ति के व्यवहार के लक्षण क्या क्या होते हैं वो आपको बताती हूँ। ठीक, पहला होता है शक्ति संचालन। दूसरा निरंतरता। परिवर्तनशीलता। चयनात्मकता। लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। जो साइकिल था उसी से मिलता जुलता है। लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर बेचैनी की समाप्ति। ठीक, इतनी सारी चीजें होती, जैसे साइकिल में 6 चीजें होती हैं। आपका नीड होता है, देन आपका ड्राइव आता है, देन आपका अराउजल आता है, देन उसका जो है गोल डायरेक्टिव बिहेवियर आता है, देन अचीवमेंट, देन रिडक्शन ऑफ अराउजल। उसी से मिलता जुलता है कि शक्ति संचालन। जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकता हो, प्रेरित हो जाता है किसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, तो व्यक्ति में शक्ति का संचालन हो जाता है, उसके अंदर ताकत अपने आप आ जाती है अपने लक्ष्य के प्रति। तो फिर क्या करता है, जो व्यक्ति के अंदर ताकत आती है तो उसमें वो निरंतरता बनाए रखता है। किस लिए? कि उसे लक्ष्य अपना प्राप्त करना है। ठीक है, निरंतर। और फिर आता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे व्यक्ति को भोजन चाहिए तो भोजन प्राप्त करता करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है, उसके अंदर शक्ति संचालन होता है, फिर वो प्रयास करता रहता है। प्रयास करने में उसको कहीं कोई दिक्कत आती है, जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, तो उंगली टेढ़ी कर ले। तो परिवर्तनशीलता, अगर मतलब जिस विधि जिस तरह से वो प्रयास कर रहा है उस तरह से अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो वो क्या करता है, अपना प्रयास बदल लेता है, यानी टेढ़ी उंगली से घी निकालता है। अगर सीधी उंगली से नहीं निकली, मतलब इस रास्ते जाता है, सफलता नहीं मिलती तो दूसरे रास्ते वो दूसरा रास्ता अपना लेता है। देन चयनात्मकता, जब उसके पास और रास्ते आते हैं तो उसमें चयन करता है कि कौन सा रास्ता बेटर है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का। ठीक है, जब वो चयन कर लेता है तो लक्ष्य प्राप्त करने के अंदर उसके अंदर बेचैनी आ जाती है। उसको पता है कि इस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा, तो उसके अंदर बेचैनी आ जाती है कि कितनी जल्दी मैं पहुंच के लक्ष्य प्राप्त कर लूं। व्यक्ति के अंदर ऐसा फिर लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर बेचैनी की समाप्ति। जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर जो बेचैनी होती है, बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति का पेट भर गया हो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, तो फिर वो दूसरा उसकी नीड आ जाती है आराम करना, तो आराम करने के साधन ढूंढने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रेरणायुक्त व्यवहार के इतने लक्षण होते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रेरणायुक्त व्यवहार के या प्रेरित व्यवहार के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आप इनमें से कोई दे देंगे कि इनमें से कौन सा है, तो आपको टिक करना होगा। वन लाइनर में भी आ सकता है, और 11th 12th या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो उनके लिए लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि सीखने में अब प्रेरणा का क्या महत्व है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए।
सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व। सबसे ज्यादा प्रेरणा का महत्व सीखने में ही है। किस तरह से, आप देख लीजिए। सीखना लक्ष्य की प्राप्ति, चरित्र अध्यापन विधियां पाठ्यक्रम, और छठा है अनुशासन। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? सबसे पहले ये किसी व्यक्ति को कि कोई अभिप्रेरित रहेगा तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है? तो अभिप्रेरणा का महत्व इसीलिए है कि व्यक्ति को सीखने के लिए सबसे पहले उसको प्रेरित करना पड़ता है, उसको तरह-तरह से मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको पढ़ाने के लिए पढ़ने में किसी भी बच्चे का मन नहीं लगता, तो उसको क्या करना है, प्रेरित करना पड़ता है। किस तरह से उसको बताकर, उसके लाभ बताकर, उसके कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें बताकर अब प्रेरित करना पड़ता है। देन लक्ष्य की प्राप्ति। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक व्यक्ति प्रेरित व्यवहार नहीं करेगा, तब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है चरित्र। किसी का चरित्र बनाने के लिए जब पढ़ाई के लिए अच्छा चरित्र ज़रूरी है, या पढ़ लिख कर ही अच्छा चरित्र, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति का अप्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति अप्रेरित नहीं होगा, तब तक उसके चरित्र में सुधार नहीं हो सकता। देन अध्यापन विधियाँ। तरह-तरह की अध्यापन विधियाँ, जैसे परिवर्तनशीलता को हमने लिया, जो बच्चे को पढ़ाने की जो अध्यापन विधियाँ हैं, वो कहीं न कहीं प्रेरणा से ही वो निर्मित होती हैं। कैसे कि जब कोई किसी पाठ्यक्रम को हम बनाते हैं, या किस तरह की टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए, कैसी टेक्निक बच्चे को अच्छे से सिखा ले जाएगी, किस टेक्निक से पढ़ाएँ तो बच्चा अब प्रेरित होगा, बच्चे का इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें, अध्यापन विधियाँ उस पे डिपेंड करती है। देन आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी अब प्रेरणा के जैसा प्रेरित व्यवहार होता है, व्यक्ति को जिस तरह से आप प्रेरित करते हैं, उसी हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। देन अनुशासन। व्यक्ति में अनुशासन बनाए रखने के लिए अगर अभिप्रेरणा है, तो व्यक्ति क्या होगा, अनुशासित होगा, क्योंकि क्यों, उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको सीखना है, ठीक है? पाठ्यक्रम भी तभी वो सीख पाएगा, अध्यापन विधियाँ भी उचित तरीके से तभी वो अपना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब प्रेरणा का इसी वजह से महत्व है कि ये सारी चीज़ें अब प्रेरणा पर ही डिपेंड हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अब प्रेरणा का क्या महत्व है, ठीक है? तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? आज और इसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा-सा अब प्रेरणा के सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी प्रेरणा में अब प्रेरणा के सिद्धांत ही है, ठीक है? तो पहला सिद्धांत हम आज स्टार्ट करते हैं, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत या मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, या इसको कहीं कहीं मैकडूगल का सिद्धांत, प्रेरणा का मैकडूगल का सिद्धांत लिखा मिल जाता है, ठीक है? इसके प्रतिपादक देख लीजिए। हाँ, मैकडूगल है,
और ये कहाँ के साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिका के। ठीक है, ऐसे तो इनका जन्म स्थान इंग्लैंड लिखा मिल जाता है, तो इसलिए इंग्लैंड नहीं लिखेगा। कई कई जगह या कई लोग आपको इंग्लैंड में जन्म लेने के कारण इनको इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पर इन्होंने अपने जो रिसर्च किए थे वो अमेरिका में किए थे। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, इसलिए इनको अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये इनके सारे रिसर्च अमेरिका में हुए थे। ठीक है, ये इनको मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, और 14 मूल प्रवृत्तियों में उनसे संबंधित क्या थे? संवेग थे। ये 14 मूल प्रवृत्तियां थी, और जो मूल प्रवृत्तियां थी, उन्हीं प्रवृत्तियों की उत्पत्ति उन्हीं से संबंधित संवेग थे, जिन जो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते थे। ठीक है, इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको मूल प्रवृत्तियां और उससे रिलेटेड संवेग के बारे में नहीं बताऊंगी। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अभी उन्होंने किस तरह से बताया था उतनी चीजें आपको बताऊंगी, उनका सिद्धांत में क्या कहना था। तो देख लीजिए, मूल प्रवृत्तियां, उनका कहना था मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, अतः यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए, मूल प्रवृत्तियां जो इन्होंने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो संवेगों से उत्पन्न होती हैं, और व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे भूख, प्यास, इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्म से होती हैं। कुल मिलाकर इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और वो जन्मजात होती हैं। तो इसलिए इनका कहना था कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होती हैं। ठीक है, जिस जो हमने आंतरिक अभिप्रेरणा पढ़ी थी, उसी से इन मूल प्रवृत्तियों को कहा था कि मूल प्रवृत्तियां उसका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होती हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में, अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में हमने आपको बताया था, उसी को इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती हैं, वो व्यक्ति को क्या करती हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। कैसे प्रेरित करती हैं? जैसे बताया कि हर मूल प्रवृत्ति के से कोरिलेटेड क्या है? एक संवेग है। तो जो ये संवेग व्यक्ति में होता है, वो क्या करता है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को उसका संवेग उकसाता है, तो जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करना चाहता है, उससे रिलेटेड जो संवेग होते हैं, वो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो व्यक्ति को उकसाते रहते हैं कि आपको कार्य करना है, आपको फला लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका कहना था कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम होती है, तथा यही व्यक्ति को अमुक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या
हतोत्साहित करती हैं। ठीक है, इनका कहना था कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उन्हीं से व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड होता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम होती है। उद्गम मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार करता है उन्हीं संवेगों, उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, या मूल प्रवृत्तियां से जिन संवेगों से निकलती है उन संवेगों के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है। और जो ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं यही व्यक्ति को प्रोत्साहित करती हैं कि आपको फला कार्य करने हैं या फला कार्य नहीं करने। व्यक्ति में जो रुचियां पैदा होती हैं और जो किसी कार्य करने के प्रति आकर्षण होता है वो उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। आकर्षण या विकर्षण किसी कार्य के प्रति, या कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है या बहुत ज्यादा भागता है उस काम से, क्यों? क्योंकि मूल प्रवृत्तियां ही उसका कारण होती हैं। ऐसा मैकडूगल महोदय का कहना था। जो हमारे ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, सारे ये सिद्धांत छोटे छोटे हैं। सीखने का सिद्धांत या बुद्धि के सिद्धांत आपने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत पढ़े थे, उस हिसाब से ये सिद्धांत काफी छोटे छोटे हैं। आज मैंने आपको और चीजें पढ़ाई थी इसीलिए एक ही सिद्धांत बता रही हूँ। नेक्स्ट के वीडियो में और सारे सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।